Hello students, welcome to class 8th and today we are doing the characterization यानी कि classification of industries on the basis of their size, on the basis of their raw material, and today we are starting the classification of industries on the basis of their ownership यानी ownership के बेस पर जो classification है industries का वो कैसे किया जाता है। industries का क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या होता है? ओनरशिप का मीन्स होता है कि उसका जो मालिकाना हक है यानी कि उसके जो मालिक है उसकी जो ओनरशिप है वो किन हाथों में है, यानी कि वो क्या एक पर्सनल हाथों में है या फिर उसकी ओनरशिप जो है वो जॉइंट या पार्टनर्स वाला जो सिस्टम है वो है या फिर गवर्नमेंट के हाथों में है। तो ये ओनरशिप का जो बेसिस है वो ये होता है। नेक्स्ट जो अब हम इसके डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, द इंडस्ट्रीज़ आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इंडस्ट्रीज जो हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं। फर्स्ट इज़ प्राइवेट सेक्टर, सेकंड इज़ पब्लिक सेक्टर, थर्ड इज़ जॉइंट सेक्टर एंड फोर्थ इज़ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो ओनरशिप के बेस पर 4 टाइप हो गए: प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? देखिए, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसका जो ओनरशिप है यानी कि जिसका जो मालिकाना हक है या जिसकी जो सार संभाल है, जिसका मैनेजमेंट जो है वो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन देखता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन देखते हैं, यानी कोई एक जो पार्टी है वो उसकी मालिक होती है या उसकी ओनर होती है। तो ये होता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे रिलायंस ग्रुप इंडस्ट्रीज़ है, जैसे टाटा स्टील है, हिंदुस्तान मोटर्स है, ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे अब हिंदुस्तान मोटर्स है, रिलायंस है, रिलायंस के कौन है? अंबानी है। तो ये क्या हुआ? ये हो गई प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जैसे कि आपकी बुक में गिवन है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल के द्वारा या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा जो मैनेज की जाती हैं, यही क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ यानी कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ ये कहलाती हैं। नेक्स्ट इसके एग्जांपल हो ही गए हैं, टाटा स्टील, रिलायंस, हिंदुस्तान मोटर्स, ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं। आपको ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं ये याद रखने होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ नाम से ही पता चल रहा है, पब्लिक का जिसमें ओनरशिप हो यानी जिसमें ओनर कौन हो? पब्लिक। अब पब्लिक ओनर कैसे हो सकती है भाई? पब्लिक का ओनर होने का मतलब क्या है? यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसकी है? हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसकी है? पब्लिक की है, यानी कि डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे। तो डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो ये हमारी गवर्नमेंट होती है। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वही इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसको मैनेज किया जाता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मीन्स जो गवर्नमेंट जिन भी इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इंडस्ट्रीज़ कंट्रोल की जाती हैं, यानी इस इंडस्ट्रीज़ के जितनी भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इन सभी इंडस्ट्रीज़ के जो भी जितने भी जो डिसीजंस होते हैं वो सारे डिसीजंस किसके द्वारा लिए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स और दियर एजेंसीज़। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो भी डिसीज़न लेने का जो राइट है वो ऑब्टेन किया हुआ है। तो इनकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ जो हैं वो भी इनका जो मैटर है उसको सॉल्व करती हैं, इनको मैनेज करती हैं। सो इसके एग्जांपल्स जो हैं वो हैं स्टील अथॉरिटीज़ इन इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटीज़ इन इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी, दुर्गापुर स्टील प्लांट फॉल इनटू दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। देखिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं, इन सब पर गवर्नमेंट का राइट है। भारत हैवी जिसे हम भेल के नाम से जानते हैं, दुर्गापुर स्टील प्लांट है बोकारो में। ये सब कैसे इंडस्ट्रीज़ हैं? ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये कैसी हैं?
ये सब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें आप पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का एक ये देख रहे हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट की एक पिक्चर आपके बुक में दी हुई है। सो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, हम 2 कर चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। जॉइंट सेक्टर नाम से ही पता चल रहा है जॉइंट है। जॉइंट मीन्स जॉइंट किस किस का होगा भाई, प्राइवेट सेक्टर का होगा या पब्लिक सेक्टर का होगा। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का मतलब है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड जॉइंट बाय, जिसमें जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर मैनेजमेंट और जो उनका कंट्रोलिंग पावर होती है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के पास बराबर बराबर होती हैं। पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के पास बराबर बराबर इसकी पावर होती है। ये होती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में दोनों के पास बराबर बराबर पावर होती है। जैसे कि जो भी हमारे पास जैसे गुजरात एल्कलीज है, मारुति उद्योग लिमिटेड है, इसमें जॉइंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का भी उतना ही हाथ है जितना कि पब्लिक सेक्टर का है। तो ये हमारे पास हो गई जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, जैसा कि आपके बुक में गिवन है। देखिए, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड, यानी इसका ओन यानी मालिकाना हक, मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग पावर जॉइंटली बाय प्राइवेट फर्म्स, जॉइंटली यानी संयुक्त रूप से की जाती है प्राइवेट फर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा। यानी प्राइवेट फर्म्स और गवर्नमेंट एजेंसीज़ दोनों ही इनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली लेती हैं और दोनों ही इनके मैनेजमेंट को सॉल्व करती हैं। दीज इंडस्ट्रीज़ ऑपरेट विद ड्यूअल गोल ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ड्यूअल गोल प्ले करती हैं प्रॉफिट बनाने के। ड्यूअल गोल से मतलब क्या है हमारा, यानी दोनों ऑब्जेक्टिव से मतलब जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो, यानी जो प्राइवेट एजेंसीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि उनका तो मोटिव होता है जॉइंट सेक्टर में कि प्रॉफिट अर्न करना, और जो जॉइंट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर एजेंसीज़ जो होती हैं यानी गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो होती हैं उनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना। तो सोशल वेलफेयर करना और प्रॉफिट, ये दोनों ही जो उद्देश्य हैं ये पूरे हो जाते हैं, इनके दोनों ही जो मोटिव्स हैं ये पूरे हो जाते हैं। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल भी हो जाता है, यानी कि पब्लिक के कल्याण के लिए भी कुछ काम हो जाते हैं और प्रॉफिट अर्न भी हो जाता है। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये हो गया हमारा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का। अब इसके एग्जांपल जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, गुजरात एल्कलीज, ये सब जॉइंट सेक्टर में है। मारुति उद्योग लिमिटेड में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो तो सोशल वेलफेयर के लिए कुछ हद तक इसको सस्ता कर देती है, लेकिन जो क्या कहते हैं, जो हमारी मारुति में जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो इन्वॉल्व हैं वो अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए तत्पर रहती हैं। तो ये दोनों ही सेक्टर्स का जो मिला जुला रूप है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो है। तो ये हो गई हमारी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की। 3 इंडस्ट्रीज़ वी हैव डन, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, एंड नाउ वी आर डूइंग कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। व्हाट आर द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़? देखिए, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़, कोऑपरेटिव मीन्स जिसमें कोऑपरेशन से काम चल रहा है, यानी कि सहयोग से काम चल रहा है, यानी जहाँ पर जो वर्कर, जो मालिक हैं वो एक पर्सन ना हो करके अलग अलग पर्सन होते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में वही जो कंपनीज़ हैं वो आती हैं जिसमें मालिक एक ना हो करके अलग अलग मालिक जो हैं उनके होते हैं। अब अलग अलग जो मालिकाना हक है वो होगा, तो फिर किस तरीके से जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं वो वर्क करेंगी। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का वर्क करने का जो प्रॉफिट है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का जो वर्क करने का जो प्रॉफिट है वो ये है कि जो कह सकते हैं हम, जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट का जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी, और अपने प्रॉफिट के लिए भी वर्क हो जाता है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स और बाय वर्कर्स, जो कि ओन की जाती हैं, ऑपरेट की जाती हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा या सप्लायर्स के द्वारा, रॉ मटेरियल्स के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा। यहाँ पर यानी कि जैसे रॉ मटेरियल कहीं से परचेज़ कर लिया तो उसका भी इसमें पार्टिसिपेशन हो गया, जहाँ से आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है वहाँ का भी पार्टिसिपेशन हो गया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, तो सभी से सहयोग लेकर के कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वही होती है जिसमें सभी से सहयोग लेकर के और प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे अमूल
यानी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। सुधा घी एंड लिज्जत पापड़ आर द एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव कंपनीज़, यानी इसमें सभी का जो कोऑपरेशन है वो लिया जाता है। जैसे कि किसी के ट्रांसपोर्टेशन की जो हेल्प है वो ले ली जाती है, किसी की इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ले ली जाती है, कहीं से रॉ मटेरियल की हेल्प ले ली जाती है, कहीं से वर्कर्स का जो सप्लाई है उसकी हेल्प ले ली जाती है। तो ये इस तरीके से जो रॉ मटेरियल है वो ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो रन करता है। तो ये हमारा हो गया कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ये ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो इस तरीके से हमारे जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है ओनरशिप के, साइज़ के एंड रॉ मटेरियल के बेस पर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन, कि जहाँ पर भी आप अपनी प्रोडक्शन यूनिट को यानी फैक्ट्रीज़ को आप जहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप फैक्ट्रीज़ को लगा रहे हैं उनकी लोकेशन, यानी आप कहाँ पर लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कहीं पे भी उठाया और अपना प्लांट सेट कर दिया, ये तो होगा नहीं। तो जहाँ पर भी आप लगाएंगे तो वो जो जगह होती है वो कैसी होती है, यानी वहाँ पर कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं नियरनेस टू द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के पास नियरनेस होना, यानी रॉ मटेरियल कितनी पास है या कितना दूर है, ये भी एक इंडस्ट्रीज़ को इफ़ेक्ट करता है। ये भी किसी भी इंडस्ट्रीज़ को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है कि रॉ मटेरियल कितना दूर या पास है। तो अगर रॉ मटेरियल पास में होगा, देखिए इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादातर वहीं पर लोकेट की जाती हैं या वहीं पर पाई जाती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल ईजीली अवेलेबल हो जाता है। जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा तो वहाँ से उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बच जाएगी और उनका प्रॉफिट भी इजीली हो जाएगा। तो द इंडस्ट्री विच यूजेस हैवी रॉ मटेरियल, वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर हैवी रॉ मटेरियल यूज़ होता है और लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है, लोकेटेड नियर द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ पर तो वो वहीं पर इंडस्ट्रीज़ लोकेट की जाती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल ईजीली अवेलेबल हो जाए। तो ये हमारा हो गया रॉ मटेरियल की नियरनेस। एग्जांपल जैसे जूट इंडस्ट्री हैं वेस्ट बंगाल में, कॉटन टेक्सटाइल हैं, ये हमेशा मुंबई अहमदाबाद के आसपास ही आपको मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि यहाँ पर जो कॉटन का प्रोडक्शन है, जूट का प्रोडक्शन है, वो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए जूट की फैक्ट्री आपने कश्मीर में लगा दी जहाँ पर जूट के रॉ मटेरियल का नामो निशान ही नहीं है, तो उससे तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही इतनी आ जाएगी, यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही इतनी आ जाएगी कि आपको उसका प्रोडक्शन का जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो रॉ मटेरियल जो है वो बिल्कुल पास में ही होना चाहिए, लोकेशन को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियरनेस टू पावर। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ नियरनेस टू पावर, यानी कि पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर भी होगी उसके आसपास ही कोशिश की जाती है कि जो रॉ मटेरियल के साथ साथ पावर भी ज़रूरी है। पावर बहुत ज़्यादा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी गुड के प्रोडक्शन के लिए। द इंडस्ट्रीज़ विच कंज्यूम ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पावर, वो इंडस्ट्रीज़ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ ऑफ पावर जो हैं उसको यूज़ करती हैं। कंज्यूम हाई क्वांटिटी ऑफ पावर आर लोकेटेड नियर द सोर्सेज ऑफ पावर, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसमें पावर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को नियरनेस, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम क्या कहते हैं, नियरनेस टू पावर, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जहाँ पर पावर इजीली अवेलेबल हो जाती है वहाँ पर लोकेट किया जाता है। तो ये हो गया नियरनेस टू पावर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की। वाटर की अवेलेबिलिटी, क्योंकि देखिए किसी भी इंडस्ट्रीज़ में नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। किसी भी इंडस्ट्री में वाटर की नीड तो होगी ही होगी, कोई भी इंडस्ट्री हो वाटर की नीड तो बहुत ज़रूरी है, वाटर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी जगह पर किसी भी जगह को इंडस्ट्रीज़ को लोकेट किया जाता है जहाँ पर वाटर इजीली अवेलेबल हो जाए। अगर हम देखो सिविलाइजेशन की भी बात करें, सिविलाइजेशन की अगर आप बात करें तो सिविलाइजेशन में पहले देखिए कहाँ होता था, क्योंकि वो खेती करते थे तो ज़्यादातर रिवर्स के आसपास होता था। जितनी भी रिवर्स थी, क्यों होता था रिवर्स के आसपास, जो उनका हैबिटेट होता था वो भी क्योंकि उन्हें ईजीली वहाँ पर वाटर अवेलेबल हो जाता था। तो इस तरीके से जो रॉ मटेरियल हैं और वाटर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके आसपास होना, क्योंकि नहीं तो वाटर ही नहीं मिलेगा तो वाटर के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगाना पड़ेगा और वो बहुत ही कॉस्टली
हो जाएगा। सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मेनली तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं उनके अंदर वाटर का बहुत ज़्यादा नीड है। नेक्स्ट हम बात करें तो लेबर इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको ऐसी जगह पर सेट किया जाता है या लोकेट किया जाता है जहाँ पर लेबर जो है वो अवेलेबल हो जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए, अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाए, प्लस में थोड़ी सी चीप लेबर जो है वो अवेलेबल हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो इंडस्ट्री कैन फंक्शन विदाउट लेबर, क्योंकि लेबर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो भी दूर से मंगा लेंगे, लेकिन लेबर ही नहीं होगी तो फिर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। तो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो बिना लेबर के वर्क नहीं कर सकती। इवन द मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड मशीन, यानी मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत होती है। लेबर में भी स्किल्ड और अनस्किल्ड, लेबर चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो। स्किल्ड अनस्किल्ड से मतलब है स्किल्ड तो वो होती है जो प्रॉपरली ट्रेंड होती है, एजुकेटेड होती है, वो तो स्किल्ड लेबर में आ जाती है। अनस्किल्ड जो कि छोटे मोटे मजदूर होते हैं, जो इलिटरेट होते हैं, जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ वो लोग भी सीख जाते हैं। तो ये लेबर जो है, यानी लेबर जहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाए वहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेबर हमारा हो गया है। नियरनेस टू द रॉ मटेरियल, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। ये सभी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करती हैं। इन सभी चीज़ों का अगर एक कॉम्बिनेशन अगर हमें मिल जाता है, यानी ये सभी चीज़ें जिस भी इंडस्ट्रीज़ के पास आपको ये सभी चीज़ें मिलेंगी तो वो इंडस्ट्री काफ़ी प्रॉफिट में रहती है। जैसे कोई भी इंडस्ट्री आपने कहीं पे भी, जैसलमेर में तो इंडस्ट्रीज़ नहीं देखी होंगी। क्यों नहीं देखी? बिकॉज वहाँ पर तो ना वाटर है, ना रॉ मटेरियल है, ना लेबर वहाँ पर मिलती है, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो पूरा डेजर्ट एरिया है। तो इस तरीके से जो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर भी अवेलेबल होती हैं वहीं पर क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोकेट कर दी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की। नेक्स्ट जो अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मतलब जहाँ पर भी जब भी सामान को, चाहे तो वो रॉ मटेरियल का एक जगह से दूसरे जगह पर मूवमेंट है, चाहे वो रॉ मटेरियल का एक जगह से दूसरे जगह पर मूवमेंट हो, या फिर फिनिश्ड गुड्स जो हैं उनको आपको प्रोडक्शन जो एरिया है वहाँ से आपको मार्केट तक ले जाना हो, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल आपको उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की। अब जब आपको ट्रांसपोर्टेशन की नीड होगी तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जहाँ पर इजीली अवेलेबल हों वहीं पर आपको क्या करना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट भी कैसा हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीप ट्रांसपोर्ट हो वो आपको, जैसे आपको मान लीजिए कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, हैवी जो प्रोडक्शंस हैं वो आपको भेजने हैं, तो आप उसे वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भेजना चाहते हैं, तो आपको जहाँ पर भी जैसे सी पोर्ट्स वगैरह हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ अगर हों तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का अवेलेबल होना। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल होंगी तो जो गुड्स हैं वो भी इजीली मार्केट तक पहुंच जाएंगी, और जो रॉ मटेरियल वो इंडस्ट्रीज़ तक इजीली पहुंच सकता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, we need good transport facilities to bring the raw material to the industries as well as to take the finished goods। हमें गुड्स को, फिनिश्ड गुड्स को पहुंचाने के लिए मार्केट, और रॉ मटेरियल्स को हमें इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। विदाउट प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ द फैक्ट्रीज़, जो फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं उनके बिना फैक्ट्रीज़ जो हैं वो रन नहीं कर सकती। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ नियरनेस टू द मार्केट। मार्केट के बिल्कुल पास में हो, यानी कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ गुड बट इफ़ ऑल द गुड्स आर नॉट कंज्यूम, लेकिन अगर सारी गुड्स का यूज़ नहीं हुआ या सारी गुड्स अगर सेल नहीं हुई, सारी गुड्स अगर सोल्ड आउट नहीं हुई तो क्या फ़ायदा होगा उस इंडस्ट्री को? कोई फ़ायदा नहीं होगा। देन दीज इंडस्ट्रीज़ में बी क्लोज, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये इंडस्ट्रीज़ क्या हो जाएंगी? क्लोज हो जाएंगी। देयर इज़ अ नीड ऑफ मार्केट टू सेल द गुड्स टू द पीपल, क्योंकि गुड्स जो भी आपने प्रोड्यूस की हैं उसके लिए उसको लोगों तक बेचने का एक सोर्स भी तो चाहिए, लोगों के पास वो पहुँचे तो सही। तो अगर वो मार्केट, यानी इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी, वो मार्केट के अगर बिल्कुल पास में होंगी तो जो आपकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं वो भी कम हो जाएंगी, यानी कि आपकी जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है
वो भी बहुत कम आएगा और आप इजीली गुड्स को प्रोड्यूस को उनको सेल भी कर पाएंगे। तो ये हमारा हो गया नियरनेस टू द मार्केट टॉपिक। नियरनेस टू द मार्केट भी जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करने का। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया है नियरनेस टू द मार्केट। और ये जो 6 टॉपिक्स हैं हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। इनमें से एक भी फैक्टर अगर मार्केट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके आसपास नहीं होता तो जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंडस्ट्रियल सिस्टम, एंड वी विल स्टडी अबाउट दिस इंडस्ट्रियल सिस्टम इन नेक्स्ट टॉपिक in next video. So thank you, have a nice day. Read this chapter carefully, line to line reading you have to done. Thank you, have a nice day. Maybe tomorrow we will on Monday we will complete this chapter. So thank you, have a nice day.